गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में तुम लोगों को हमने पढ़ाया था गुणसूत्र क्या है, डीएनए क्या है। आज उसी के आधार पर आज हम लोग अगला लेसन देखेंगे या अगला टॉपिक देखेंगे, लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण इंग्लिश में कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन यह लिंग निर्धारण एक सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पृथक लिंगी जंतुओं में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पृथक लिंगी जंतुओं, ये पृथक लिंगी का मतलब हुआ कि जो दो अलग अलग लिंग जिसमें पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। तो इन पृथक लिंगी जंतुओं में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के गुणसूत्र? दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला गुणसूत्र होता है कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब होता है समान संरचना वाले। कायिक गुणसूत्र, कायिक काया प्लस इक, काया से होता है शरीर, तो शरीर की संरचना करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। इनकी परिभाषा इस प्रकार से है कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये नर और मादा दोनों में एक ही प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के जीवों में इनकी जो संरचना होती है वो समान होती है, इसीलिए इनको ऑटोसोम्स कहते हैं, एक समान संरचना वाली, तो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। लेकिन जो दूसरा गुणसूत्र है उसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र या हेट्रोसोम्स। हेट्रो मतलब विषम, विषम संरचना वाले गुणसूत्र या विषम गुणसूत्र होते हैं। दोनों के लिंग गुणसूत्र में, नर हो या मादा हो, दोनों में कायिक गुणसूत्र से लिंग गुणसूत्र या नर और मादा के लिंग गुणसूत्रों में अंतर होता है, अलग अलग पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र नर व मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ये प्रायः एक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। उसी के द्वारा इनको दर्शाते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र के द्वारा। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण का मतलब आने वाली संतान लड़का है या लड़की है, नर है या मादा है, इसका निर्धारण होता है। किस गुणसूत्र के आधार पर? लिंग गुणसूत्र के आधार पर। एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई में एक्स गुणसूत्र मादा निर्धारक होता है और वाई गुणसूत्र नर निर्धारक होता है। अतः मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र और नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र और नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मादा में कौन सा होता है? एक्स एक्स होता है और नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। दोनों में डिफरेंस हो गया। अब यह लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती कैसे है? अभी तो गुणसूत्रों की संरचना हम लोग देखे कि एक्स एक्स और एक्स वाई होती है, कैसे होती है। यदि हम परिभाषा के रूप में देखें लिंग निर्धारण का, तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला जीव या प्राणी नर होगा या मादा होगा। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत यह निर्धारित होता है कि एक लिंगी जीवों में लैंगिक निषेचन या लैंगिक क्रिया के दौरान या लैंगिक जनन के दौरान जो उत्पन्न संतान होगी वह प्राणी नर होगा या मादा होगा। इसको आनुवांशिकता के सिद्धांत पर स्पष्ट किया जा सकता है। मेंडल ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया था कि किस तरह से नर और मादा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अब ये यहाँ हमेशा याद रखना कि मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होते। एक्स एक्स लिखने का मतलब कि गुणसूत्र हमेशा पेयर में होते हैं, तो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और मादा में नर वाई गुणसूत्र होता है। ये लिंग गुणसूत्र होता है और
कायिक गुणसूत्र जो होते हैं दोनों समान होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए इनको x और y के नाम पर दर्शाया गया है। अब ये देखेंगे कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन से प्रारंभ होती है। जब हम लोग इसके पहले मटर के पौधे का पढ़ रहे थे तो उसमें भी लंबे पौधे और बौने पौधे जब लिया गया तो लंबे पौधे को टी और बौने पौधे को स्मॉल टी के द्वारा दर्शाया गया था। इस तरह से इसको लिखा गया था। लेकिन जब युग्मक बनाया गया यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब एक कोशिका दो भागों में बढ़ती है तो वह युग्मक कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, यानी यह दोनों अलग अलग हो जाते हैं, युग्मक हो जाते हैं। जो संरचना मिलती है उसको युग्मक कहते हैं। मादा में प्रत्येक युग्मक में सभी 22+X गुणसूत्र वाले होते हैं। क्यों 22+X कह रहे हैं? क्योंकि मादा में कितनी संख्या होती है? नर और मादा दोनों में एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। यानी जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो यह 23 होता है। इस 23 में से जो 46 है इसमें 22+XX मादा में होते हैं और नर में होते हैं 22+Y। जो मैंने यहाँ लिखा है कि मादा में प्रत्येक युग्मक में सभी 22+X, इसलिए कि उसमें जो संख्या होती है वो पेयर में जब होती है तो 22+XX होती है, यानी 22 जोड़े और ये एक जोड़ा, तो 22 22 44 और 2 46 हो जाते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं और नर में भी इसी तरह से 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जब इनका निर्माण होता है तो 22+X और 22+Y बनता है। इसी तरह से मादा में 22+X वाले सभी युग्मक होते हैं। स्पष्ट है ये सबको? अब जब इनमें निषेचन की क्रिया कराई जाती है 22+X और दूसरा वाला भी क्या होगा 22+X, दो युग्मक यहाँ दिख रहे हैं, और नर में 22+X और 22+Y। इन दोनों को लेकर के अगर निषेचन की क्रिया कराई जाती है तो एक एक कोशिका जो कहलाती है वह नर युग्मक और मादा युग्मक कहलाती है। यहाँ पर शुक्राणु कोशिका या नर जनन कोशिका कहते हैं, अंडाणु कोशिका या मादा जनन कोशिका। 44+XY कितना हो गया? ये 46। ये कितना हो गया? 46। अब ये जब इनका अंडाणु या कोशिका या शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, ये विभाजित होते हैं, युग्मक बनते हैं। उस दौरान जब ये युग्मक बनता है तो नर जनन कोशिका से युग्मक जो बना 22+X और 22+Y, दो प्रकार के युग्मक बने। मादा में भी इसी तरह से दो प्रकार के युग्मक बने 22+X और 22+X। प्रत्येक युग्मक को शुक्राणु कोशिका और प्रत्येक मादा युग्मक को अंडाणु कोशिका कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु। अब मनुष्य के शुक्राणु और अंडाणु में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। शुक्राणु मादा का जो अंडाणु होता है यह गोल होता है और शुक्राणु की तुलना में बड़ा होता है, और नर का शुक्राणु जो होता है वो इस तरह से पिन की तरह से होता है। अगर पेपर पिन देखी होगी तुम लोग तो पेपर पिन में ऊपर की तरफ हेड होता है और नीचे की तरफ जो पॉइंटेड होता है उसको टेल कहते हैं। शुक्राणु की संरचना ऐसे ही होती है। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। शुक्राणु की गतिशीलता अंडाणु की तुलना में अधिक होती है और आकार में यह उससे छोटा होता है। इसीलिए शुक्राणु अंडाणु से निषेचित होता है। तो अगर शुक्राणु को हम एक अंडाणु से मिलाते हैं 22+X से, तो शुक्राणु का 22+X दोनों मिलकर के क्या बन गई है 22+X, और ये 22+X मिलकर के क्या बने 44+XX। ठीक है।
फिर इसी तरह से यही अगर इससे करता है तब भी 44 प्लस XX बनता है। 22 प्लस वाई वाला यदि है, अगर ये इससे मिलता है तो बनता है 44 प्लस X और Y। इसका X, मादा का X और नर का Y। दूसरा इसी तरह से मिलता है तो 44 प्लस XY। तो इसमें देखते हैं कि जो 44 प्लस XX है वह पुत्री उत्पन्न होती है। इसी तरह से 44 प्लस XX दूसरा पुत्री, 44 प्लस XY है तो पुत्र या नर कहेंगे इसको, क्योंकि गुणसूत्रों का अंतर हो जाता है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। 44 प्लस XY यह भी पुत्र होता है। इस तरह से अगर हम इनका अनुपात देखें तो ये अनुपात 50-50 का है। 50% पुत्री और 50% पुत्र उत्पन्न होते हैं। इसी को एक चौकोर बोर्ड के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। मादा अंडाणु को यहाँ लिखा गया है, नर शुक्राणु को लिख करके, और इसी चीज़ को जैसे इसके पहले हम लोग किए थे 22 प्लस X 22 प्लस Y नर शुक्राणु, 22 प्लस X अंडाणु, और जब इन दोनों को बारी बारी मिलाते हैं तो 22 प्लस X प्लस 22 प्लस X 22 प्लस X प्लस 22 प्लस X कुल मिलाएंगे कितना हो जाएगा 44 प्लस XX। तो ये क्या हो गया 46। कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो ये हो गए 46 गुणसूत्र, ये भी हो गया 46, ये भी हो गया 46 और ये भी 46। तो इस तरह से आधा गुण जो होता है वो माता का आता है, आधा पिता का आता है। इसमें ये X जो है पिता से आया और एक X जो है माता से है। इसमें भी ये X जो है पिता का है और एक माता का है। यहाँ पर एक X जो है वो माता का है और Y जो है पिता का है। यहाँ भी X माता का है, Y पिता का है। तो इस तरह से इसमें जो लक्षणों का आदान प्रदान होता है वह शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका दोनों से होती है। माता और पिता दोनों के लक्षण इसमें आते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है वह युग्मक बनने की प्रक्रिया से शुरू होती है। और युग्मक कब बनता है? अर्धसूत्री विभाजन। प्रत्येक कोशिका में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है। कोशिका निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन होता है, इससे शरीर की वृद्धि होती है। लेकिन जनन कोशिकाओं के जनन गुणसूत्रों में जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है उस दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। तो जो 46 गुणसूत्र थे वो आधी हो गए इस प्रकार से, 22X और 22Y ये नर में हो गए और 22X और 22X मादा में हो गए। मादा में इसलिए XX दोनों में लिखा है क्योंकि इनके में जो नर कोशिका होती है, नर गुणसूत्र होते हैं, वो XX के द्वारा बताए जाते हैं और नर में X और Y के द्वारा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब ये विभाजन की प्रक्रिया हुई तो 44 प्लस XY यानी ये पूरा नर जनन कोशिका है। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं और इसमें मादा में 2 प्रकार के युग्मक बने। इन दोनों में जब निषेचन की क्रिया हुई तो निषेचन की क्रिया के दौरान जो संतान उत्पन्न हुई वह 2 प्रकार की पाई गई, जिसमें 50% पुत्र और 50% पुत्री होने के चांसेस हैं। ठीक है, नर और मादा गुणसूत्रों की थोड़ी सी विशेषता होती है कि मादा के दोनों गुणसूत्र चूँकि दोनों एक समान हैं तो और इनकी संरचना भी एक समान है, और नर गुणसूत्र में X गुणसूत्र जो होता है वह थोड़ा बड़ा होता है और Y गुणसूत्र इसकी तुलना में काफ़ी छोटी होती है। इन दोनों की संरचना को देखा जाएगा तो इनके संरचना में डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर है? ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को निषेचन के आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी मैं दे रही हूँ, आप इसको कंप्लीट करेंगी। अगले क्लास में अगला वीडियो हम लोग देखेंगे जैव विकास क्या है, जीवों में विकास की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक, थैंक यू।